Hello everyone, this is Agrif Videos and the topic for today's video is chapter number 3 of the book Fundamentals of Entomology का part number 2 where we are going to talk about different systems जो बचे थे जैसे कि muscular, excretory, nervous followed by reproductive and the questions associated उससे. So अब हम आ गए muscular system पे. ऑल्दो ज़्यादातर सेल्स ने लिमिटेड कंट्रैक्शंस के लिए कैपेबल होते हैं लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट करने की जो डिग्री होती है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की और जो रेट होता है जिससे कि वो डिटरमाइन किया जाता है वो कुछ बैंड्स होते हैं उनकी वजह से ये हो पाता है इन बैंड्स को हम कहते हैं स्ट्राई इंट्रा सेलुलर बैंड्स होते हैं ये जो कि कैरी आउट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्डियक मसल्स हैं ये आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं आप ये सॉरी स्मूथ मसल्स हैं ये आपकी स्ट्राइटेड मसल्स है तो जो सिर्फ एक ही मसल होती है जो इंसेक्ट्स में पाई जाती है वो मसल्स को हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स इंसेक्ट्स के पास ना तो कार्डियक मसल्स होती हैं और ना ही स्मूथ मसल टाइप्स होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें इनके स्ट्राइएशंस होते हैं आप किसी भी विंग मोशन की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसेक्ट जब मूवमेंट करता है तो उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही उसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके आगे की उड़ानों के लिए अगर वो फ्लाई करता है तो उसकी एसोसिएटेड हेल्प करने के लिए ये इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है अब इसमें क्या होता है इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं रिदमिक सीक्वेंस रहती है मसल्स भी अलग अलग तरीके की हैं कुछ होती हैं सिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स कुछ है आपकी एसिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे सारा तो मसल सेल जैसे कि मैमल्स में होते हैं लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके जो मसल सेल्स हैं हमने बताया कि उसमें स्ट्राइज होते हैं बट इनका जो नंबर होता है ना वो ग्रेटली वेरी करता है मसल सेल्स एग्रीगेटेड होते हैं मसल्स फाइबर में और इन टर्न वो फंक्शनल होते हैं उसकी जो फंक्शनल यूनिट बन जाती है उनकी वो कहलाती है मसल ठीक है जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल मसल्स होती है किसी भी इंसेक्ट्स में वो वेरी कर सकती हैं जैसे इसमें आप देख सकते हैं ग्रासहोफर के पास अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि 900 के आसपास उसके पास मसल्स होती हैं लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक बटरफ्लाई की कैटरपिलर की तो उसकी उसकी बॉडी में करीब करीब 4000 तक उसकी मसल्स हो सकती हैं जो कि ह्यूमन के केसेस में 800 तक जाती हैं इस तरीके की वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है जो पावर होती है मसल की वो प्रोपोर्शनल होती है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होती है ठीक है जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल ही उसकी जो मसल की पावर है वो रहती है क्योंकि मसल का जो मूवमेंट होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल रहता है और उसकी वजह से ही वो इतने अच्छी मूवमेंट्स कर पाता है जो फ्लीज होती है उनमें अलग जैसे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको फ्लीज का फ्लीज में क्या होता है उसमें एक अलग फीचर है उसमें एक स्पेशल इलास्टिसिटी होती है उनके प्लेरोन वाले पार्ट में ठीक है अब देखिए अलग अलग पार्ट्स हैं इनके बॉडी में जैसे कि इसको अभी हम देखना चाहते हैं ग्रासहोफर को तो ये इसका एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया ए से इसका एब्डोमिनल सेगमेंट डिनोट करता है ये इसका एब्डोमिनल सेगमेंट है ठीक है ये इसका डोर्सल सेगमेंट है डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल फिर आया आपका मैंडिबुलर अलग अलग इस तरीके से इनके पार्ट्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं फ्रॉम प्रोटोनम से लेकर के आपका टेंटोरियम से लेकर के आपका टर्बोस्टेर्नल मसल सारी इसमें कवर्ड्स होती है ठीक है अब अगर हम बात करें फ्ली की तो फ्ली के केस में क्या होता है स्पेशल इलास्टिसिटी होती है उसके प्लेरॉन में जिसकी वजह से वो लीपिंग का काम करता है लीप करता है वो एक ऐसे इस तरीके से मूव करता है करीब करीब 1000 फीट तक भी हो जा सकता है जो कि 305 मीटर होता है जो एंड्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं मूव करने के वेट्स लेके चल सकती हैं क्योंकि वो काफी सामान लेके जाती हैं उनके साइज उनके वेट के कंपैरिजन में जो उनका सामान कैरी करने का फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है सो इस केस में यहाँ पे जो जिसकी हमने बात करी वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन के नहीं रह जाता है जो मसल्स होती हैं इंसेक्ट्स में ऑफन आर्टिफिशियली सेग्रीगेटेड भी होती हैं कुछ होती है विजरल मसल्स कुछ है सेगमेंटल मसल्स कुछ है आपकी अपेंडिकुलर मसल्स और कुछ आपकी आती है फ्लाइट मसल्स अब इनमें क्या डिफरेंस है जो विजरल मसल्स होती हैं वो होती हैं डक्ट के अराउंड 4 टाइप की मसल्स है ठीक है अब इसमें क्या है कि जो डक्ट के अराउंड होती हैं मसल्स किसी ट्यूब के अराउंड होती हैं विजुअल ऑर्गन्स के अराउंड होती हैं और जहाँ पे कि कांस्टेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है ठीक है वहां की मसल्स को हम कहते हैं विजुअल मसल्स या विसरल मसल्स ठीक है अब आया सेगमेंटल मसल्स ये होती है जो टेलीस्कोपिक सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं
जो कि मोल्टिंग के टाइम नेसेसरी है, इनहेल एक्सहेल करने के टाइम नेसेसरी है, बॉडी के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन लोकोमोशन के लिए। अगर लेगलेस इंडिविजुअल है उसके उसके केस में इन लोकोमोशन भी प्रोवाइड करता है। इस तरीके की जो मसल्स हैं वो होती है सेगमेंटल मसल्स, जिन्हें हम टुकड़े टुकड़े में जो बटी हुई मसल्स होती हैं। फिर आती है आपकी जो अपेंडेजेस होते हैं, ये मूव करते हैं, यूनिट किसकी होती है, इनकी मसल्स की ही होती है। जैसे कि आप अरे पिछले हमने चैप्टर में इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगली मसल आती है आपकी अपेंडिकुलर मसल, और फिर अगली आती है आपकी फ्लाइट मसल। फ्लाइट मसल जो होती है मेजरली इनको हेल्प करती है फ्लाइट मूवमेंट्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे आप फ्लाइट मसल को देख सकते हैं, ये एक इंसेक्ट का क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। ये सपोज इसका थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, ये इसकी वर्टिकल मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, ठीक है। ये इसका एलिवेटर मसल है, ये इसका डिप्रेसर मसल है, ठीक है। अब जो एलिवेटर मसल होती है वो क्या करती है सिंक्रोनस के केस में, वो क्या करती है, पुल करती है विंग को अपवर्ड्स, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विंग अपवर्ड पुल हो रहे हैं। यहाँ पे जो ये डिप्रेसर मसल होगी वो क्या करेगी, वो विंग को पुल करेगी नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपके डिप्रेसर मसल का काम, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एसिंक्रोनस के केस में आप देख सकते हैं वर्टिकल मसल आपको दिख रही है। वर्टिकल मसल के बारे में क्या बता रहे हैं कि वर्टिकल मसल क्या करती है, पुल करती है जो रूफ होता है ना थोरैक्स, ये थोरैक्स है, थोरैक्स का जो रूफ होता है वो उसे पुल करती है ताकि विंग्स राइज करें। इस केस में क्या होगा, थोरैक्स पोर्शन जो होगा वो आपका वाइडन हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा, और वो स्ट्रेच करेगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल के केस के साथ, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो क्या कर रही है, वो करती है एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एंड्स होते हैं थोरैक्स के, उनको वो पुल करती है जिससे कि विंग्स नीचे को जाते हैं। इसमें क्या होगा, थोरैक्स इस केस में क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा और वो स्ट्रेच करेगा वर्टिकल मसल्स को। तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स तभी हो पाते हैं, जैसे कि अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, वो थोड़ा सा ब्लर था, ये थोड़ा सा क्लियर है। अभी हमने बात करी ना एलिवेटर मसल की, हमने बात करी डिप्रेसर मसल की, हमने बात करी, ठीक है। अब ये जो था आपका, यहाँ पे आपकी वर्टिकल मसल आपको दिख रही थी, यहाँ पे क्लैरिटी से आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी है वर्टिकल मसल है यहाँ पे, ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये कॉन्ट्रैक्टेड है आपकी, ये रिलैक्स्ड है, यहाँ पे रिलैक्स्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। तो फ्लाइट मसल जो होती है इसकी बहुत स्पेशलाइजेशन हो सकती है। सिंक्रोनस जैसे हमने बताया, इसमें इसमें सिंक्रोनस के बारे में अगर आपको डिफाइन करना है, आप क्या डिफाइन करेंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है पर नर्व इम्पल्स, वन कॉन्ट्रैक्शन ओनली। बिकॉज ये जो लिमिट होती है ये रेट ऑफ विंग मूवमेंट से एसोसिएटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैक्सिमम हो सकती है वो 30 से 40 बीट पर सेकेंड, जबकि मोस्ट स्पीशीज में ये होता है 5 से 15 बीट पर सेकेंड। बाकी जो दूसरा टाइप का है मेथड वो है एसिंक्रोनस। उसमें क्या होता है, जैसे कि फ्लाइज में ये मेथड यूज होता है, जिनमें इनेट कॉन्ट्रैक्शन रिदम करते हैं मच फास्टर किसकी कंपैरिजन में, जो नर्व इम्पल्स रेट्स होते हैं। तो जो gnats हैं या मस्कीटोज हैं वो अपने विंग्स को मूव करते हैं 500 से 1000 बीट के हिसाब से, जो कि प्रोड्यूस करता है एयर वाइब्रेशंस को, एंड ह्यूमंस ताकि उसको सुन सके, ठीक है। ये जो एक्सेलरेटेड कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये क्या करते हैं, और ऑब्वियसली इनमें ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि मसल पर आवर की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 कैलोरी लग रही है पर ग्राम। तो ये बहुत ज्यादा है, ये कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा है विग्रस एनर्जी जो कि ह्यूमन के केस में लग सकती है। बट कंपेरेटिवली क्योंकि वो इंसान बड़ा है और इनसे एक छोटा है, तो इनके केस में वो बहुत ज्यादा लगती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है ग्लाइकोजन या फैट से, जिसकी हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके थे पिछले क्लास में। तो जो फैट होता है, कहते हैं कि फैट ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि कॉमनली स्पेशली यही उनको जो फ्लाई करते हैं वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक, उसकी एनर्जी इनको फैट से ही मिलती है। ये जो फूड सोर्सेज होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद लेते हैं, और इस तरीके से इनको एनर्जी मिलती है ताकि ये सारा मूवमेंट कर सके। अब क्योंकि इंसेक्ट जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, तो जो उनका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली वेरी करता है एनवायरनमेंट के साथ। ये जो वेरिएशंस होते हैं ये कभी कभी बेनिफिशियल भी होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि जो एनर्जी लॉस का करीब करीब 90% है वो मेटाबॉलिकली बर्न कर लेते हैं अलग अलग तरीके के फूड्स को खा करके और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके। अब यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मीजो और मेटाथोरेक्स दिखा रहा है ग्रास का, बट इसमें मसल्स इसमें रिमूव कर दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं, कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी आपको। ये है इसकी डायरेक्ट फ्लाइट मसल, ठीक है। डी एल जो है ये डिनोट कर रहा है इसकी डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल को। फिर आगे आपका पी आर, ये है इसकी प्लूरल रिज। फिर आगे आपका टी एस जो कि है टर्बोस्टर्नल मसल, ठीक है।
अब हम आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके थे। अब एक होता है डाउन स्ट्रोक, ठीक है, एक होता है अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में क्या रहता है, क्या क्या इवेंट्स रहते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जो स्कूटेलर लेवर लीवर होता है, जो कि एरोड है, वो कहाँ को मूव कर रहा है, इट इज फोर्स्ड अपवर्ड्स, ठीक है, डाउन स्ट्रोक में ये अपवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। अगला इसका इवेंट आता है थोरेक्स बर्ज। इसमें क्या होता है, लीवर जो है वो मिड पॉइंट के अराउंड जो है वो पास करता है, लीवर जो है मिड पॉइंट के अराउंड यहाँ पे पास कर रहा है, इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या इवेंट है, उसके बाद है सडन रिलैक्सेशन हो रहा है किसका, जो भी टेंशन थी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की, जो कि थोरेक्स के ये लॉन्गिट्यूडिनल आपका साइड दिख रहा है, वो टेंशन जो है वो स्प्रिंग बैक करेगी, उसको वापस अपनी शेप में ले आएगी, ठीक है, यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि वही मैकेनिज्म है। फिर क्या होगा, अब यहाँ से आएगी अपस्ट्रोक, ठीक है। अपस्ट्रोक में क्या है, डोर्सोवेंट्रल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई, वहां पे हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे जो आपकी डोर्सोवेंट्रल मसल्स है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। जो स्कूटलर लेवर है वो क्या हुआ, जो एरो किया जा रहा है जिसकी तरफ को, वो कहाँ को फोर्स हो रहा है, वो डाउनवर्ड्स फोर्स हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या था, फोर्स जो था वो अपवर्ड था, ये देख सकते हैं आप, ये फोर्स अपवर्ड था, ठीक है। फिर क्या होगा, स्लाइडिंग होगी, ठीक है, टॉप जो थोरेक्स का है, ये तो फोर्स नीचे को है, ये फोर्स नीचे को लग रहा है, यहाँ से साइड से और टॉप से भी फोर्स लग रहा है इसमें। उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो स्कूटर लिवर है वो पास करेगा मिड पॉइंट से, और जो थोरेक्स है वो स्प्रिंग बैक करेगा वापस, ताकि वो फिर से रिमूव करे टेंशन को फ्रॉम द मसल्स। इस तरीके से जो पूरा क्लिक मैकेनिज्म है फ्लाई विंग का, ये विंग मूवमेंट किस तरीके से ड्राइव करता है, बहुत सारा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब कुछ चीजें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर होता है फ्लाइट मसल्स का, वो नॉर्मली अप्रोच करता है 30 से 35% फ्लाइट के आने के लिए। अब ये पॉसिबल कैसे होता है, कुछ इंसेक्ट्स के केसेस में जो टेम्परेचर है मेंटेन नहीं होता है, और फ्लाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को, सनलाइट लेते हैं, बॉडी को हीट देते हैं, इससे क्या होता है, काफी सारी जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है उनका कम होता है काफी इंसेक्ट्स का, उस केस में। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, नॉकटर्नल इंसेक्ट्स होते हैं, तो उस केस में उनको जो प्रॉपर वार्मिंग है सोलर रेडिएशन की वो नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको वार्म अप पीरियड की जरूरत होती है, ताकि जो विंग के वाइब्रेशंस हैं उनके, वो कुछ पर्टिकुलर हीट निकालें, ताकि मसल्स का जो टेम्परेचर है वो फ्लाइट की रेंज में लाया जा सके। कूल वेदर की बात करें तो इसमें करीब करीब 10 से 15 मिनट इनको लगते हैं, कूल अगर ठंडा टेम्परेचर होगा तो 10 से 15 मिनट इनको फ्लाइट फ्लाइट लेने में लगते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिव जो टेम्परेचर बिल्डअप है फ्लाइट के टाइम पे, तो वो जो हीट होती है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है उनका, ये जो सपोज ये स्ट्रक्चर है, तो ये एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है उनका, ब्लड से वो एब्डोमेन वाले पार्ट में आ जाती है, और ये फिर उसके बाद रेडिएशन के थ्रू, एयर के थ्रू वो लूज भी हो जाती है, या फिर एयर सैक्स के थ्रू हो जाएगी, या फिर एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन के थ्रू, मतलब कहीं ना किसी मीन्स से वो एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। अब जो मैकेनिज्म होती है फ्लाइट की वो डिफर करती है, अलग अलग एनिमल्स में कैपेबिलिटी उनकी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि बैट्स और बर्ड्स की बात करें, क्योंकि इनके विंग्स के हर किसी के मॉडिफिकेशंस अलग है, ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है जो विंग्स का, यूजुअली इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है किस पोर्शन से, टर्गम वाली पोर्शन से। जो टर्गम वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्गल प्लेट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ वाले पोर्शन से इंपॉर्टेंटली ये कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो प्लूरल विंग होते हैं वो सर्व करते हैं उनके फल्क्रम की तरह। फल्क्रम, अब मैं आपको इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगी, फिजिक्स का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। फल्क्रम का जो आपका, जिस वजह से आप अपना हाथ वेव कर सकते हो, वो एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो फल्क्रम मोशन का। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं टर्गोस्टेर्नल मसल्स के, जो कि आप ऑलरेडी पिक्चर में भी देख चुके हो, वो लोअर कर देते हैं टर्गम वाले पोर्शन को। इससे क्या होता है कि जो विंग की टिप होती है वो ऊपर को रेज हो जाती है। जब विंग की टिप लोअर होती है, तो उसमें क्या होता है कि टर्गम की जो वॉल्टिंग है वो ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। आई थिंक मैं आपको उसको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक ओवर एक्सेस हो जाएगा, तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा हम इसमें लाइट दे के आगे बढ़ जाए, ठीक है। जो सिंपल मूवमेंट होता है विंग्स का, अप डाउन वाला जो मूवमेंट होता है, हाउएवर, वो फ्लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है काफी इंसेक्ट्स में। जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स का, जो कि हम पिछली पिक्चर में देख चुके हैं, वो रेस करता है
या फिर उनको नीचे करता है फॉरवर्ड, फ्रंट या बैक एज में उनके विंग्स के। तो वहां इनका रोल इंपॉर्टेंट रह जाता है। ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं वाइडली अपने मूवमेंट करने के लिए, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कुछ होते हैं जो कि स्लो फ्लायर्स भी होते हैं। जो मैक्सिमम स्पीड होती है एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे या स्पेकुलेशन के बेसिस पे कह सकते हैं, वो कुछ कुछ इंसेक्ट्स की यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई की बोल रहे हैं कि 36 एमपीएच इनकी स्पीड दिखा रहा है, बता रहा है, जो कि है 58 किलोमीटर पर आवर के आसपास, ठीक है। और प्रोबेबली किसी की 5 से 10 भी हो सकती है, तो वो वेरी कर सकती है, ठीक है। अब आ गए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि माउथ से वो लेते हैं और एनस से वो उसे इजेक्ट करते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, इसका जो एंड पॉइंट है जहाँ पे कि वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनता है। जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका वेस्ट डायरेक्टली इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चले जाता है, जिसमें कि कोई चेंज वो नहीं करते हैं यूजुअली। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी होती है, उनकी बॉडी की नीड्स बड़ी होती है, तो इसलिए उनको उस मैटर को या जो भी उनका वेस्ट है उसको उनको यूजुअली उनको कम करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद ही वो अ, उसे बाहर निकाल सकते हैं, सिर्फ तब जब उनका जो पानी प्रेजेंट है उसमें वो भी बाहर, मतलब वो डाइल्यूट हो चुका है, मतलब कि पैलेट के फॉर्म में, तभी उनकी जो आपने एक्सक्रीशन देखी होगी वो पैलेट फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें पानी तक भी रिमूव हो चुका होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड डक्ट होती है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम ही एलिमिनेट करना होता है बॉडी से मटेरियल को, जो काफी इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेजर जो कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट है इंसेक्ट्स में, होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक है, हाईली इंसोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें भी प्रेजेंट होता है। मतलब जो यूरिक एसिड को मेंटेन करने का बॉडी में रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो बनते हैं हमारे, या फिर जो मालपीजियन ट्यूब्यूल में एक ऑर्गन है ऐसा ही, ये क्या करता है, ये ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करता है, इंटेस्टाइन्स में उसको पोर्शन बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव नंबर जो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का रहता है, जो कि रिलेटेड होता है मेटामॉर्फोसिस से, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, या जिन ऑर्डर्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, उनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल का नंबर कुछ इस तरह से है। जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, जैसे कि ऑर्डोनेटा के ऑर्डर हैं, या आपका हेमिप्टेरा का ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कुछ इस तरीके से इनके नंबर्स हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें हो रही है, उनमें भी जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स हैं, जिसमें कि आपकी बटरफ्लाईज आती हैं, आपके डिप्टेरन्स हैं, अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं आपके, उनके हिसाब से ये इनके नंबर्स हैं मेटामॉर्फोसिस की। आइडियली कोई रिलेशन नहीं है, बट ये कुछ इस तरीके की नंबर ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का नंबर रहता है। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा कुछ फेगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं, जो कि फैट बॉडी जो पार्ट है एलिमिनेशन करना, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करना प्रोडक्ट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, सर्कुलेटिंग जो ब्लड है उसमें से, वो सब ये करते हैं, ठीक है। अगला सिस्टम आता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टिमुलाई को समझना जरूरी है, न्यूरॉन्स को समझना जरूरी है। जो पोटेंशियल न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं साइज की, डिपेंडिंग ऑन द साइज की, इंसेक्ट का साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। मालपिगन ट्यूब्यूल को आप इस तरीके से देख सकते हैं। और एक चीज और आप देख सकते हैं, ये जो सॉरी, ये इस वाले कंटेंट से रिलेटेड है। ये हिमोलिम्फ है आपका, ठीक है, ब्लड है, जिसमें से आपके सॉल्ट, यूरिक एसिड, वाटर ट्यूब्यूल्स में वापस कर रहे हैं। एक्सक्रीट में क्या हो रहा है आपका, यूरिक एसिड एंड फीकस बाहर आ रहा है। हिमोलिम्फ, ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, सॉल्ट और वाटर क्या कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है। ये इसका मिड गट का पोर्शन है, ये इसका हाइंड गट का पोर्शन है, ये इस तरीके से दिखता है। तो अब आए हम न्यूरॉन्स को समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी, जो कि जिसमें काफी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। दूसरा होता है आपका मोटर या एसोसिएटेड, जिसमें कि आपके डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये आपके, सपोज इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, उसमें जो इस तरीके की एक्सटेंशंस होती हैं, इस तरीके की जो एक्सटेंशंस आपको दिख रही हैं, ये होती हैं डेंड्राइट्स, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से इनका नाम पड़ता है सेंसरी या मोटर या फिर एसोसिएटेड, ठीक है। जो इम्पल्स होती है किसी भी मोटर में, वो एसोसिएशन वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें वो ट्रैवल करती है एक्सॉन से। एक्सॉन ये वाला पोर्शन होता है, एक्सॉन ये वाला जो पोर्शन रहता है आपका, एक्सॉन वाला पोर्शन, इससे जाती है वो कोलेटरल ब्रांचेस की मदद से जाती है, जो कि नॉर्मली पास नहीं करती है सेल बॉडी से, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे उसमें इम्पल्स पास करती है डेंड्राइट से। डेंड्राइट समझ लो उसके बाल होते हैं एक तरीके से, जहां से कि वो मूवमेंट करता है। नर्व इम्पल्स जो होती है वो स्टार्ट करती है सेंसरी स्ट्रक्चर्स में, उसके बाद वो अलग अलग इवेंट्स को अंडरगो करते हुए वो जाती है।
इसमें बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, ये एक आयोनिक एक्सचेंज होता है, जैसे कि डीपोलराइजेशन है मेम्ब्रेन्स का, जो कि पास करती है प्रोग्रेसिवली अलग अलग सेल्स के अराउंड, क्योंकि जो लेंथ होती है न्यूरॉन्स की, इम्पल्स जो होती है वो काफी क्विकली कैरी की जाती है उसके बीच में। और जो दो नर्व सेल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। वो सिनेप्सिस एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है जहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं एक्सॉन्स के द्वारा, और वो इनिशिएट कर रहे हैं इम्पल्स को सेकेंड वाले न्यूरॉन के उसमें। मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एक है स्ट्रक्चर आपका, ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका अगला स्ट्रक्चर है, तो उनके बीच में मूवमेंट जो हो रहा है वो कंटिन्यूली चलता रहता है। ये जो नर्वल टिश्यूज होते हैं, न्यूरल टिश्यूज होते हैं, ये फॉर्म करते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका सेरिब्रल गैंग्लिया, ये है आपका सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग गैंग्लिया फॉर्म करते हैं, और गैंग्लिया की ही वजह से ये पूरा सिस्टम इंसेक्ट के केस में चलता है, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो गैंग्लियाज हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं वैसे ही, और ये एक गैंग्लियन से दूसरे गैंग्लियन तक ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, जो पोजीशन होती है ज्यादातर गैंग्लियाज की वो ऑपोजिट होती है ह्यूमन की केसेस में। नॉर्मली क्या रहता है, ये नॉर्मली लोकेटेड होते हैं बिलो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोकेटेड होते हैं बिलो डाइजेस्टिव सिस्टम। हर पेयर ऑफ गैंग्लिया कोऑर्डिनेट करता है अपनी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन मतलब अपने सेंट्रल पार्ट के अराउंड होते हैं, उनका सेंट्रल पार्ट के अराउंड यहाँ रहता है। ठीक है, कुछ जो सेल्स होते हैं गैंग्लिया में वो सिक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी हार्मोन्स, जो कि हम अगले चैप्टर में डील करेंगे इसके बारे में। अब आपको यहाँ पे जो लेडर लाइक अपीयरेंस दिख रही है, ये क्या चीज है, जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर तीन पेयर जो होते हैं गैंग्लियास के वो फ्यूज करते हैं, वो ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और जो फोर्थ और से मतलब ये तो आपके हो गए कौन से वाले पेयर्स, आपके स्टार्टिंग के एंटीरियर थ्री पेयर्स। उसके बाद आपका फोर्थ से जो सिक्स्थ आ गया वो आ गया आपका, यूनाइट करेगा वो सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया। ये था सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया, ये है आपका सब ईसोफेरेंजियल, ये है आपका सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया, और वो था सुप्रा सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया। ऊपर वाला कहलाएगा आपका सुप्रा, उसके बाद आएगा आपका सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया। जो रिमाइंडर हो जाएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, जिसे हम कहेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और जो गैंग्लिया यहाँ पे होंगे वो फ्यूज करेंगे, सेगमेंट करेंगे, और वो एब्डोमेन के अराउंड जाएंगे, और उस तरीके से अपना पूरा सिस्टम कंप्लीट करेंगे। जो सुप्रा एसोफेरेंजियल गैंग्लियाज होते हैं उसका जो नाम है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो लोकेटेड है डोर्सल से ईसोफेगस वाले पार्ट में, डोर्सल से ईसोफेगस वाले पार्ट में, जो कि फर्स्ट थ्री पार्ट्स इसमें ये कह रहा है उल्टा, जो कि ह्यूमन के कंपैरिजन में है। ठीक है, जो पहले का पेयर होता है लोब का उसे कहते हैं प्रोटोसेरिब्रम, ये आप देख सकते हो, ये है वो पोर्शन, इसका नाम है प्रोटोसेरिब्रम। ठीक है, ये रिसीव करता है नर्व्स को कंपाउंड आईज और ओसिलाई वाले पार्ट से। ये मेजर एसोसिएशन रीजन होता है जहाँ पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहता है, फोटो रिसेप्टर्स से, लाइट रिसेप्टर्स से, सारे रिसेप्टर से कोऑर्डिनेशन यहाँ रहता है। फिर आता है आपका ड्यूटोसेरिब्रम, ये क्या है, ये सेकंड पेयर होता है गैंग्लियन लोब्स का, जो कि रिसीव करता है इम्पल्सेस। यहाँ पे आती है इम्पल्सेस एंटीना से, जो कोऑर्डिनेटेड सेंसरी इनपुट्स है वो सारा यहाँ पे आता है। फिर आता है आपका ट्राइटोसेरिब्रम। ट्राइटोसेरिब्रम क्या है, अनलाइक अदर सेरिब्रम्स के कंपैरिजन में ये जो होता है ये सेपरेटेड रहता है दोनों लोब से, और रिसीव करता है नर्व्स को फ्रंटल गैंग्लियन से। ठीक है, फ्रंटल वाली पार्ट से लेता है, लेब्रम से लेता है, सब ईसोफेरिंजियल गैंग्लिया से लेता है। सारे जो ब्रेन की लोब्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है, और वो नर्व फाइबर का ट्रैक बना रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका सब एसोफेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, ये आपका वो वाला पोर्शन है। अब इसमें थोड़ा सा इसमें हम पढ़ लेते हैं और डिटेल में। जो सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया है वो लोकेटेड है, देखो बिलो ईसोफेगस, ईसोफेगस वाला पोर्शन है, ये आपका ईसोफेगस वाला पोर्शन है, ये बिलो ईसोफेगस लोकेटेड होता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है सारी मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटीज को। चौथे से पांचवे छठे इन सभी के बीच में ये कोऑर्डिनेशन रहता है। नर्व सप्लाईज जो होती है, हाइपोफैरिंक्स, डिलीवरी ग्लैंड, सब मेंटेन रहती है। अब आता है आपका स्टोमोडियल जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो कनेक्टेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ताकि उनका प्रोसेस इजी हो सके। और ये जो कनेक्शन होती है ये दी जाती है आपके इस पोर्शन से, हम जिसे कहते हैं ट्राइटोसेरिब्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्रंटल गैंग्लियंस है प्लस इसके जो रिकरेंट नर्व्स है, सारा सिस्टम है वो मिक्स करके यहाँ पे नर्व्स को सेंड करता है डॉर्सल वेंट्रल पार्ट्स में,
दो पेयर एंडोक्राइन सिस्टम के हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस अलाटा या एलेटम, या और दूसरा होता है कॉर्पस आपका ये कार्डियकम। ठीक है, यहाँ से भी एसोसिएशन रहता है। जो अदर पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, उसमें आते हैं आपके अनपेयर्ड वेंट्रल नर्व्स। ये हैं आपके सारे अनपेयर्ड वेंट्रल नर्व्स जहाँ पे भी होते हैं अवेलेबल। और वो सिस्टम आपका कहलाता है कॉर्डल सब सिंपेथेटिक सिस्टम। ठीक है, जो कॉर्डल सिस्टम होता है ये आता है कंपाउंड गैंग्लियन से नर्व कॉर्ड, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की हमने यहाँ पे बात करी थी, हमने कहा था ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड अवेलेबल है, तो यहाँ से वो सिस्टम आता है और वो सेंड करता है नर्व्स को रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पोस्टीरियर पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल, सब सब जगह भेजेगा। ठीक है, जो नर्व्स हैं वो रेडिएट करती हैं गैंग्लियन से। ठीक है, स्पेशली एब्डोमेन वाले पोर्शन में, ताकि वेरियस स्ट्रक्चर्स जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें वो फ्रिक्वेंटली मूवमेंट कर सके। तो लो लेवल का स्टिमुलाई होता है वो सिर्फ प्रोड्यूस कर सकता है, थोड़ा छोटा रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नॉर्मली सुटेबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो इम्पल्सेस के, वो दो फाइबर्स के बीच में नेसेसरी रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब आ गए हम अगले सिस्टम पे, जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है डायोशियस स्पीशीज में, डायोशियस मतलब कि मेल और फीमेल जो स्पीशीज होती है वो एक ही में है, यानी कि स्पर्म्स और एग्स सब एक ही में अवेलेबल हैं। वाटर में क्या होता है, जो स्पर्म्स है सब सिंपली रिलीज किए जाते हैं ओवा के आसपास में। बट जो ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है ये नॉर्मली परमिट नहीं करता है इस अडेप्टेशन को। जो अनप्रोटेक्टेड स्पर्म्स और ओवा होते हैं वो क्विकली डेसिकेट भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। तो ओवा का जो प्रोटेक्शन होता है वो एक्सोस्केलेटन या फिर कोरियन से होता है। पोर्स या माइक्रोपाइल्स वो चीजें होती है जो कि परमिट करती है स्पर्म के पेनिट्रेशन को। क्या नाम है उनका? पोर्स या फिर माइक्रोपाइल्स। ठीक है, जो और मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें डिफरेंस भी आ सकता है, शेप में अलग अलग स्कल्पचरिंग हो सकती है, कोरियन की स्पेशलाइज पोर हो सकते हैं, एरियोपाइल्स हो सकती हैं, जो कि परमिट करते हैं कि ऑक्सीजन की अपटेक को, ताकि वो वाटर लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सके। जो साइटोप्लाज्म होता है एग का, उसमें जनरली कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो उसकी पेरीफेरी में लोकेटेड होता है, बट कभी कभी वो उसके योक के अराउंड भी लोकेटेड हो सकता है। अब जो इंसेक्ट का स्पर्म होता है वो यूनिक होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिलम होता है, उसके पास एक एक तरीके से आप एक एंटीना समझ लो जो कि उसको गाइड करता है। ठीक है, और उसका एंड पीस बहुत शॉर्ट होता है। लीस्ट स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट के जो स्पर्म्स होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं किससे? जिलेटिनस मेम्ब्रेन से, जो कि स्पेशलाइज्ड सैक में होते हैं, और उन सैक्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। ये वो सैक्स होते हैं जहाँ पे कि वो लोकेटेड रहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं स्पर्मेटोफोर्स जो हैं, ये इधर या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉइल की सरफेस पे फीमेल की लोकेशन के अराउंड, और या फिर ये ट्रांसफर होते हैं फीमेल की बॉडी में कॉप्यूलेशन के टाइम। ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं ये लूज भी हो सकते हैं इवन कई केसेस में, जब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो आप इसको समझ लो, तो ये पेयर्ड आपके टेस्टिस हैं। ठीक है, ये आपके वास डिफरेंस है, ये सिंगुलर है, ये वास डिफरेंशिया है तो प्लूरल है, ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये आपका इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है। सेम केस फीमेल में, ये उसकी ओव्यूल है, ये उसकी पेयर्ड ओवरीज है, ये उसकी लिटरल डक्ट है, ये उसकी कॉमन डक्ट है। ठीक है, अब यहाँ आप समझें, इस इमेज में आप समझें, ये स्पर्म है, ये एग है, ये इसका एंड पीस है, ये इसका जो मैंने ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये इसका फ्लैजिलम है, ये पोर्शन इसका सेंट्रियोल है, ये इसका यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर। ठीक है, अब ये आपका एग आ गया। एग में बाहर की लेयर हमने बात करी, कोरियन की लेयर है बाहर से, योक इसका यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, माइक्रोपाइल का पोर्शन इसका ये वाला है, यहाँ से ये माइक्रोपाइलर पोर्शन है इसका, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस है। इस तरीके से ये लोकेटेड होता है। अब बात करें इसके मेल की पार्ट की, जो गोनाड्स होते हैं इसमें इसमें दो टेस्टिस होते हैं जो कि डेफिनेटेड नंबर ऑफ स्पर्म ट्यूब्स बनाते हैं, जो कि एनक्लेव्स होते हैं मेम्ब्रेनस सैक्स में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इन इन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, ये आप कहाँ देख पाओगे, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो कि साइज में बड़ा होता है, ताकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बन सके, जिसमें कि मियोसिस होती है। उसके बाद वो हैप्लॉइड बनता है, मियोसिस के बाद वो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, उसके बाद स्पर्मेटेड होता है। ठीक है, और फिर फाइनली वो ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में। इस तरीके के पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं आउट पाउचिंग एरियाज में, जैसे कि जैसे हम वास डिफरेंस जो हमने पिछले उसमें बात की थी, या फिर एजैक्युलेटरी डक्ट, या फिर जो भी अदर ऑर्गन्स हैं। कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के जेनिटल ऑर्गन सिस्टम में, किसकी मदद से? एडिगस की मसल से। एडिगस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है मूवमेंट कराने में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पर्म का क्या इवोल्यूशन है इसमें दिखा रखा है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स में कैसे कैसे हुआ, हेमिप्टेरन्स में कैसा है, डिप्टेरन्स में कैसा है, ये कुछ उस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फीमेल के सिस्टम की बात पे आ जाते हैं अब।
फीमेल के सिस्टम का दो काम होते हैं, एक तो होता है कि मेल के एडिगस को रिसीव करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेल के एडिगस को रिसीव करना, ठीक है, और उससे ओवर प्रोड्यूस करना। कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म रिलीज होता है या तो जेनाइटल चेम्बर में रिलीज होता है, ठीक है, ये है इसका जेनाइटल चेम्बर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फीमेल है, ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है, ये हमने अपनी ग्लैंड्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, ये इसका जेनाइटल चेम्बर है, यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है, तो या तो यहाँ रिसीव होता है या फिर ये स्पेशलाइज्ड डाइवेंट्रिकुलम जो कि जेनिटल चेम्बर के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं बर्सा, वहां रिसीव होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो गैमेट्स है माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होगी, इनटू कहाँ जाएंगे, स्पर्मेटोथिका में जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, स्पर्मेटोथिक डक्ट के थ्रू जाएंगे। अब तब तक जाएंगे जब तक कि वो एग, जहाँ पे कि एग स्टोर्ड है, वहां पे की वो मूवमेंट ना उनकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जो लेंथ होती है सर्वाइवल की स्पर्म के, वो वेरी करती है अलग अलग इंसेक्ट पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, वो वेरी करती है, ठीक है। कुछ केसेस में जैसे कि क्वीन एंट्स के केसेस में क्या होता है, कई बार फूड सप्लाईज अवेलेबल नहीं होती है, तो मेटाबॉलिज्म जो स्पर्म का होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, बट एक्चुअल मैकेनिज्म फिर भी रहती है सर्टेन, ठीक है। गोनाड्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, दो ओवरीज होती है जो कि कंसिस्ट करती हैं ओव्यूल्स, ठीक है, ओवेरियोल्स होते हैं इसमें, मतलब प्रोसेस वही रहता है, सिमिलर प्रोसेस रहता है, योग बनता है, वो सब चीजें हैं। एनलार्जमेंट जो होता है इस केस में, जैसे ये तो आपका मेल पोर्शन है, ठीक है, डायग्राम दिखा रहा है, ये स्पर्म ट्यूब को दिखा रहा है, फॉलिकल किस तरीके से लोकेटेड है, ये इसके सिस्ट है, ये इसकी जोन ऑफ ग्रोथ है, जोन ऑफ मेच्योरेशन है, जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका मेल फीमेल पार्ट है, वो कलर्ड था, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अब ओवेरियोल से वो फॉलिकल की बात हमने करती, ठीक है। फाइनली कोरियन सिक्रीट होगा जो कि देगा उसको कैरेक्टरिस्टिक शेप और कवरिंग। आफ्टर ओवेरियोल को छोड़ने के बाद जो एग होते हैं वो ऑफन कहाँ पे स्टोर रहते हैं, वो कैलिक्स में स्टोर रहते हैं, ये पोर्शन है कैलिक्स, यहाँ स्टोर रहते हैं, ठीक है, कैलिक्स में स्टोर रहते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में जो कि डिपॉजिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एग एक सिंगल लेग में। एग या जो oocyte होता है इस स्टेज में वो मूव करता है पेरिस्टालसिस के थ्रू ओवर आता है, वो मूव करता है और वो लेटरल ओविडक्ट में जाता है, यहाँ जाता है, वो इस पोर्शन में जाता है, उसके बाद वो मीडियन ओविडक्ट में जाता है, धीरे धीरे वो यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 स्पर्म की एंट्री जो होती है इनिशिएट करती है oogenesis, जबकि oocyte जो होता है न्यूक्लियस अंडरगो करता है मेयोटिक डिवीजन ताकि वो हैप्लॉइड गैमेट बना सके, और वही प्रोसेस हम कर सके। जो पोलर बॉडी न्यूक्लियाई होता है वो लूज हो जाता है, बट ओवरमोस्ट स्पर्म न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करते हैं और नॉर्मल नंबर ऑफ जो भी डिप्लॉयड स्टेज के क्रोमोसोम्स है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो एग का मूवमेंट नॉर्मली स्लो डाउन हो जाता है जेनिटल ट्रैक्ट के अराउंड, और वो कोटिंग हो जाती है उसके अराउंड किसकी, एक्सेसरी ग्लैंड्स की, ठीक है, ताकि जो स्टिकिंग होती है एग्स की सबस्ट्रेट पे वो हो सके, ठीक है। ओविपोजिशन उसके बाद होती है, ठीक है। अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो भी अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ओवी पैरिटी, एक होता है वीवी पैरिटी, एक होता है ओवो वीवी पैरिटी, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवी पैरिटी, ये क्या चीज़ है, जो मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं अंडरगो करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, ओवी पोजिशन्ड होते हैं, किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा, ये होती है ओवी पैरिटी। इंट्रिकेट बिहेवियर पैटर्न्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एग्स नॉर्मली डिपॉजिट करते हैं प्रिसाइज माइक्रो हैबिटेट्स में, जो अपने फूड सोर्स के अराउंड ही रहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सफिशिएंट योग प्रेजेंट होता है ताकि वो उनका प्लेसमेंट आराम से हो सके। एक बार समझ लेते हैं पहले, देखो विवी पेरस वो होता है जो कि बच्चे को, यंग वंस को जन्म देता है, ओवी पेरस वो होता है जो अंडा ले करता है, ओवी अंडा, ओवी ओवो विवी होता है जो कि रिटेन करता है बॉडी में, एग को बॉडी में, ठीक है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इसमें बेबी पैदा होता है, ऑलमोस्ट सारे मैमल स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं इसको, एक्सक्लूसिवली लाइव बर्थ होता है इस केस में। ओवी पैरस का हम बात कर चुके हैं, और ओवी जो हमने बात करी वो सर्टेन स्पीशीज जैसे कि स्नेक्स हैं या शार्क्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, एग्स फ्यूज करते हैं, क्या होता है प्रोसेस हमने देख लिया। अब आया ओवो वीवी पैरस, इसमें वही उसी चीज को डिटेल में लिखा हुआ है, फ्लैश लाइट्स के केस का एग्जांपल दिया हुआ है। विवी पैरिटी क्या होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो विद इन फीमेल बॉडी होता है, एफिड्स के केस में, समर मंथ्स में, फ्लाइज के केस में, अलग अलग एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आता है कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये क्या होता है, इसमें आता है आपके मीन्स पे। एसेक्सुअल मीन्स पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक है पॉलीएम्ब्रियोनी, एक है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं क्लीव करने के बजाय वो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं इनिशियल माइटोटिक डिवीजन के फेज पे ही, और इससे क्या होता है, मल्टीपल आपके सेल्स जो है वो राइज करते हैं। इसमें जो सेल्स राइज करते हैं हर एक एग से वो वेरी करता है, थाउजेंड्स तक भी हो सकते हैं। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ पैरासिटिक स्पीशीज के केस में, और वो बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो परमिट करती है छोटे छोटे पैरासाइट्स को भी एक्सप्लॉइट करना बड़े होस्ट को फूड सप्लाईज और बाकी सब चीजों के लिए, ठीक है। अगला है पार्थेनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो है जो कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के बिना फर्टिलाइजेशन के, उसमें ये चीज आती है। जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होते हैं उसमें वो होंगे डिप्लॉयड भी हो सकते हैं, या बिकॉज क्योंकि क्योंकि
मियोसिस नहीं हुई है, जैसे कि एफिड के केस में हो सकता है, और या फिर पोलर बॉडी भी हो सकती है जो कि फ्यूज करेगी एक के साथ जाइगोट बनाएगी, वो भी केस हो सकता है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स के केसेस में यूज होता है। बाकी जो अदर इंस्टेंसेस होते हैं उसमें जो सेक्स होता है पार्थेनोजेनेसिस में वो डिटरमाइन किया जाता है ईदर जो मेल है, जैसे कि हाइमेनोप्टेरन्स है आपके उसमें, या फिर जो फीमेल्स होती हैं वो डेवलपिंग जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप कर रहे हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस नॉर्मली एसोसिएटेड होती है अलग-अलग टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस के साथ, जो कि जैसे वीवी पैरिटी है एफिड के केसेस में, और ओवी पैरिटी है आपके बीज के केसेस में। जो मेजर डिसएडवांटेज होता है पार्थेनोजेनेसिस का वो रिलेटिवली होता है जेनेटिक स्टेबिलिटी का, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हो पाती जनरेशन टू जनरेशन, वो वेरी करती है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो होता है वो यूजुअली सेम जेनेटिक्स रखता है, एक्सेप्ट अगर कोई म्यूटेशन ना हुई हो तो। अगला आता है आपका पीडोजेनेसिस। ये क्या होता है, इसे कहते हैं न्यूटोनी। नियोटोनी ये क्या चीज़ है? कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, जो इमेच्योर्स होते हैं उनके, वो कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की पार्थेनोजेनेसिस करके। ऑफन जिसमें कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, साइकिल्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। अनलाइक जो बाकी इंसेक्ट्स हैं, इसमें जो डेवलपमेंट होता है गोनाड्स का, वो प्रायर हो जाता है मेटामॉर्फोसिस से, ताकि वो उनकी प्रोसेस को परमिट कर सके रेयर फिनोमेना के अराउंड। ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे इसको सारा कुछ डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, आपको उसके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मिस हो गई, टाइप ऑफ आर्थ्रोजेनेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइप ए ओमिक्टिस है, ऑटोमिक्टिस है, और आगे आपके डीजेनरेटिव। इसमें क्या है आप देख सकते हो, ऊपोनियम हमेशा 2n ही होता है, माइटोसिस होगी, एग बना 2n का, ये डेवलपमेंट हो गया। दूसरा केस है मियोसिस हो रही है, एग बन रहा है n वाला, इसमें पोलर बॉडी बन गई है एक n वाली, ये फ्यूज किया 2n बना, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। ओवोनियम में मियोसिस हुई, इसका सेल नंबर कम हो गया, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। तो 3 ये केसेस में देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो सारे आपको आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एटीपी क्या है, एनर्जी कैसे सिंथेसिस हो रही है, फ्लाइट कैसे हो रही है, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल, सारे आंसर्स। गैंग्लियन क्या होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन है, कैसे कंपेयर करते हैं, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।